नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। बहुत कम दिन अब बचा है, तो तैयारी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। और जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो आपने अभी तक देखा है, जो आपने अभी तक सुना है, जो अभी तक आपने समझा है, बस उतना को ही आपको समझना, सुनना और जानना है। उससे ज़्यादा नहीं करना है। बस उसी को थोड़ा सा एक दो बार और समय मिले तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए। दो चार पाँच सेट अभी हम आपको और भेजेंगे। दो चार पाँच सेट को आप एक बार और फिर से देख लीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा और पकड़ मजबूत बन जाएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेहतर हो पाएगा। कुछ करंट का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अभी लगातार 5 सेट अभी जाएगा, 6 सेट, यानी कि आप 120 के आसपास करंट का फिर से कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है उससे भी कहीं ना कहीं आपको उल्टा इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमता हुआ नजर आ जाएगा। तो चलिए, ऊंची उड़ान वादा सफलता का सेट नंबर 54 आज हम आपके लिए लेकर हाजिर है। 60 सेट हम आपके लिए टोटल डालेंगे। तो 54 सेट का क्वेश्चन क्या है, क्या क्या इसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा देखते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। चलिए, सेट नंबर 54 का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। सबसे पहला, हाल ही में चर्चित जो तोरखम बॉर्डर है वो किन देशों के बीच स्थित है। ये जो तोरखम बॉर्डर है बिहार में चर्चा में है। ये पूछ रहा है कि किन के बीच स्थित है। भारत पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान और चीन के बीच, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, या फिर अफगानिस्तान और ईरान के बीच। नहीं, ये बल्कि क्या हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है ये बॉर्डर है, जो कि आप डूरंड लाइन जानते होंगे, डूरंड रेखा, उसी के पास में है ये। और अफगानिस्तान जो है इस बॉर्डर को नहीं मानता है। अफगानिस्तान का कहना है कि ये बॉर्डर आधिकारिक तौर पे ये हमारा नहीं है। इसको लेकर के ज़बरदस्त विरोध चलता है। अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है नांगरहार। वहीं पर ये बॉर्डर लाइन है। और अगर उधर चलेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा जो है ना, आप नाम जानते होंगे, उस क्षेत्र में ये पड़ता है। गंगा जल संसाधन जो है संवर्धन नियम किस राज्य ने किया है। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, 30 मार्च 2025 को, 30 मार्च 2025 को, है ना, खांडवा जिला जो है, याद रखिएगा कौन जिला, खांडवा जिला में नर्मदा की सहायक नदी जो घोड़ा पछाड़ है, उस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, नदी को बेहतर करने के लिए जो है इस तरह के सब योजनाओं को लाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। तो विराट कोहली अभी हाल ही में, आपको पता होगा, इससे पहले वो T20 से भी ले चुके थे, अभी हाल में उन्होंने टेस्ट से लिया है। तो टेस्ट से उन्होंने भी अभी हाल ही में जो है वह मई 2025 में उन्होंने संन्यास लिया, और 2024 में उन्होंने T20 से क्या किया था, संन्यास लिया था। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा जो मनाया गया वो मनाया गया आपको 9 नवंबर को। याद रखिएगा 1987 से ये मनाया जाता है। और खास करके कहा जाता है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग को निःशुल्क जो है कानूनी शिक्षा देने के लिए, कानूनी सहायता देने के लिए जो है यह विधिक जो है सेवा दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना का शुभारंभ किस सरकार द्वारा किया गया है। तो ये जो परंपरा की शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य योजना का परंपरा का शुरुआत हुआ है, ये बिहार सरकार ने किया है। क्योंकि बिहार में क्या हो गया कि जो लोक कथा है, लोकगीत है, या फिर संगीत है, या फिर कह सकते हैं जो नाटक है, या फिर जो विरासतें हमारी था इससे संबंधित, वो विलुप्त होते जा रही है। कहीं उसको बेहतर करने के लिए जो उसको सिखाने वाले हैं, जो उसको सीख रहे हैं, उनको एज ए वेतन के तौर पे, भत्ते के तौर पे दिया जा सके। तो इसी के पर्पज से जो है बिहार में गुरु शिष्य परंपरा शुरू किया गया, जिसमें गुरु को 15,000, संगीतज्ञ जो होंगे उन्हें 25-7500, शिष्य जो होंगे उन्हें 3,000, कुछ इस टाइप से जो है वह देने का बात किया गया है। नवंबर 2025 में संशोधित भारत नेट योजना, मतलब एक संशोधित भारत नेट योजना लाया गया, जिसको राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो नेट को संशोधित करके ये लाया गया, ये राज्य हो जाएगा पंजाब। याद रखिएगा पंजाब। अमृतसर का एक जगह है, अमृतसर में जो है एक जगह है जिसका नाम है हरता छिन्ना ब्लॉक है, उसी जगह पर जो है इसकी शुरुआत की गई। इससे ये फ़ायदा होगा कि किसी भी स्थान से अगर पंजाब की सीमा को अगर हम लाइव मॉनिटरिंग करना चाहें तो वह संभव हो सकेगा। और सभी जितने भी ग्राम पंचायत, ये सब चीज़ों हैं, उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसी भी क्षेत्र से हम उसके बॉर्डर लाइन को देख रेख कर सकते हैं। तो ये हो गया भारत नेट योजना। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया। दुनिया में सबसे बड़े सांप आप जानते होंगे, जो एनाकोंडा है उसका नाम दिया गया नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा जो है उसका नाम दिया गया। याद रख लीजिएगा। वैज्ञानिक जो इसका नाम है वो इनमटस एक्लाइंसिस है। और ये 8 मीटर की जो है इसकी कुल लंबाई होती है, और 500 केजी जो है इसका वजन है टोटल। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान की जो है 70 फीट की कांस्य मूर्ति का अनावरण जो है वो कहाँ किया है। तो अयोध्या, बनारस, गोवा या गुजरात। ये गोवा में उन्होंने किया है 77 फीट का, जो कि कहा जाता है कि राम सुतार जो है ना, याद करिए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाए थे उन्हीं ने ये भी बनाया है।
भारत सरकार ने 2025-26 के फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने इसके लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य जो है 354.64 मिलियन टन का क्या किया भारत ने 2025-26 के लिए क्या किया है कि उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारत के किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला खंड में पहली वाणिज्य कोयला खदान शुरू हुई है? तो ये जो खदान शुरू हुई है ये हुए अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, किशन रेड्डी जो है वो प्लस वहाँ के पेमा खांडू है, उन दोनों ने मिल करके चांगयाल जिला जो है वहीं पर वाणिज्य खाद्यान्न जो है उसकी शुरुआत की गई है। और ये टर्सरी एज का कोयला है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो दूध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश अभी से नहीं बल्कि आपको कई सालों से हम आपको बता दें, पिछले लगभग 30 सालों के आसपास भी कह सकते हैं, 27-28 सालों से 1998 से भारत जो है वह दुनिया में सबसे अधिक जो है वह दूध का उत्पादन करता है। पूरी दुनिया का लगभग 22 से 25% जो है भारत अकेले जो है वो दूध का क्या करता है, उत्पादन करता है। उसके बाद अमेरिका है, फिर उसके बाद चीन है ना, फिर उसके बाद है ना आपको क्या नाम है पाकिस्तान वगैरह देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित पताही एयरपोर्ट, जो अभी पताही एयरपोर्ट एक लाया गया है, पताही एयरपोर्ट का निर्माण की मंजूरी दी है? यह कौन सा होगा? तो ये पताही जो एयरपोर्ट को मंजूरी दी है ये है आपको कहाँ पे, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है पताही एयरपोर्ट को क्या किया गया, मंजूरी दिया गया। कहा जाता है कि पताही जो एयरपोर्ट है इसकी शुरुआत जो है वो बिहार से ही जो है इसको किया गया है, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो पताही एयरपोर्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका छूट गया, सॉरी ऊपर पे क्वेश्चन एक छूट गया, वही तो सोच रहे हैं कि 13वां पे कैसे आ गया। साने तैक्ची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो साने तैक्ची जो है जापान की पहली महिला जो है वो बनी है। इससे पहले सिरोगी जो इशिबा था उसको हटा करके ये जो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये याद रखिएगा, ये जो पार्टी है ये किससे है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और इन्होंने 565 में 237 जो है वोट लेकर के इन्होंने क्या किया, बढ़त हासिल किया है। तो ये पहली महिला भी है 21 अक्टूबर 2025 को। हाल ही में भारत सरकार, तो ये तो पता चलेगा पता है एयरपोर्ट कहाँ, ये मुजफ्फरपुर में है। लगभग कहा जाता है 10 एकड़ में इसका टोटल एरिया है और 1300 जो है मीटर इसका टोटल रनवे बनाया गया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति नामक नौसैनिक अभ्यास 2025 कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपको विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में ये 5वां संस्करण था, ये 5वां संस्करण था। 14 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच में जो है ये करवाया गया था। किस राज्य ने युद्ध स्मारक परिसर में खोंजगोम दिवस के तौर पे मनाई है? तो खोंगजोन दिवस जो मनाया गया, ये मनाया गया कहाँ पे आपको, मणिपुर में। खोंगजोन बुद्ध स्मारक एक स्मृति है जो कि 3 अप्रैल के आसपास 1891 में मणिपुर में जो वीर शहीद हुए थे है ना, उसके बलिदान के को याद रखने के लिए जो है इस तरह से वहाँ मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर की प्रसिद्धि जो है सोंगानेरी प्रिंट कंबल कवर जो है उसकी एक योजना शुरू की है? तो ये आपको पूछ रहा है कि इसका तो हो जाएगा आंसर क्या, जयपुर हो जाएगा, याद रखिएगा जयपुर। ये बहुत फेमस वहाँ का जो कंबल वगैरह है उस मतलब जो प्रिंट है बहुत फेमस है, तो अब इसी प्रिंट के साथ कंबल दिया जाएगा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही साथ ये भी समझ लीजिएगा कि जो वहाँ पर ट्रेन है उस ट्रेन में अब इसी तरह का कंबल जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि पहले ब्लैंकेट जो होता था वो कवर नहीं होता था, अब ब्लैंकेट को कवर अप किया गया ताकि स्वच्छता का ख्याल रखा जा सके। और ये जो वहाँ पर एक असरवा ट्रेन है उसी पर जो है इसकी शुरुआत की गई है ताकि स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा सके और कंबल को कवर के साथ किया जा सके। वहीं पर लगभग 65 स्टेशनों पे ये शुरुआत किया गया है। ISSF जो विश्व कप 2025 हुआ, भारत पदक 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य जीता, उसमें भारत कितने स्थान पर रहा? तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर रहा। भारत जो है वो किस स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है 2025 में साहित्य नोबेल से सम्मानित जो है वो कहा जाता है कि क्या है, 2025 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया ये लास्लाजो क्राइंसहोरकोई जो है इनको किया गया है ना, इन्हें जो है वह सम्मानित किया गया है। और इन्होंने हंगेरियन उपन्यास जो है वो लिखा है और पटकथा लिखा है। तो स्वीडिश जो है पता होगा अकादमी द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो है ब्रिज हुंगजियांग ग्रैंड कैनियन जो है किसने विकसित किया है? तो ये जो विकसित किया वो चीन ने ही किया है, याद रखिएगा चीन ने क्या किया, इसको विकसित किया। अगर इसकी हाइट का बात करेंगे और टोटल बजट का बात करेंगे तो 625 मीटर की हाइट पे इसको बनाया गया है। बजट का बात करेंगे 2486 करोड़ के आसपास का बजट से ये किया गया। और जो प्रांत का बात करेंगे तो गुइझोउ प्रांत है वहाँ पर, वहीं पर इसको बनाया गया है। विकसित भारत इंडिया @2047 के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है आपको आदित्य पिट्टी जो है वो इसके लेखक हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा।
देशांतर और अक्षांश के बीच बारे में कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होते हैं, बिल्कुल अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है। देशांतर रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ये भी सही है। और देशांतर प्रतिच्छेदित करते क्योंकि वहीं से निकलती है, तो प्रतिच्छेदित का मामला हो गया तो गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। सूर्य चमकती जो सूर्य की जो चमकती सतह है उसको क्या कहते हैं, सूर्य की चमकती सतह को वर्णमंडल कहते हैं, सॉरी वर्णमंडल नहीं, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रकाश मंडल कहते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और उसमें जो है 71% हाइड्रोजन है और 21.5% के आसपास क्या है, हीलियम है। बाकी 2.5% अन्य जो है गैस है जो उसमें जलती है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जिसे पहले महाद्वीप का भाग था, वो किसका महाद्वीप का भाग था, तो प्रायद्वीपीय पठार भारत पहले अफ्रीका का था। आपको पता होगा कि पूरा जो भूखंड था उसको पहले पेंजिया कहते थे, पेंजिया टूट गया तो ऊपरी हिस्सा गोंडवाना लैंड, फिर अंगारा लैंड बना, वही गोंडवाना लैंड टूट करके अफ्रीका वाला पार्ट से अफ्रीका पोर्शन, और साथ ही साथ आपको भारत का इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बना, बाद में फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन से ऑस्ट्रेलियन इंडो प्लेट जो है वह धीरे धीरे नॉर्थ की ओर खिसक गया, तो इसलिए इसका आंसर अफ्रीका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में सीमा साझा नहीं करता है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश जो है ये साझा करता है, भूटान और मेघालय जो है ये साझा नहीं करता है। भूटान असम है, भूटान पश्चिम बंगाल है, लेकिन भूटान और क्या नाम है, मेघालय नहीं है। भारत 699 किलोमीटर के साथ भूटान के साथ बॉर्डर लाइन क्या करता है, टच करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, भूटान और असम। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो आपको सुवर्ण रेखा में है, याद रखिएगा सुवर्ण रेखा में है। जो है यह सुवर्ण रेखा पर रांची का एक नगरी गांव है, याद रखिएगा नागरी गांव है, वहीं पर जो है ये जलप्रपात है। 320 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, लगभग 98 मीटर जो है इसकी क्या है, ऊंचाई है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री और रमेश बैसो जो है वहाँ के राज्यपाल है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय फसल जो है, कौन सा फसल व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिक रूप से जो है रूपांतरित फसल है, तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल जो है वो बीटी कपास जो है वह कहा जाता है कि एक व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र जो है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी प्राचीन बांस ड्रिप पद्धति से जो है वह अपनाता है, आज से लगभग 200 साल पहले से ये प्रयोग हो रहा है, ये मेघालय में होता है, बांस के ड्रिप के माध्यम से जो होते हैं वहाँ पर सिंचाई की जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मेघालय जाएगा। कौन से पठार बहुत उपजाऊ है, क्योंकि वो काली मिट्टी के समृद्ध होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भारत का जो दक्कन का लावा पठार है ना, ये दक्कन का लावा पठार जो कि भारत के दक्षिण में है, जो कि मिनरल से भरा हुआ है, यहाँ बहुत ज़्यादा जो है खनिज पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन का लावा पठार। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जहाँ पर चाय कॉफ़ी होती है, चाय कॉफ़ी के लिए सबसे जो बेस्ट मिट्टी होती है वो होती है क्या, लेटेराइट मिट्टी। वहीं काली मिट्टी बात करेगा तो कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित अगर जलमार्ग का हम बात करें तो 97, 98, 93 या 99, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 99 हो जाएगा। 99 जो है वो तमिलनाडु में, 97 का अगर बात करेगा तो ये पश्चिम बंगाल सुंदरबन जानते होंगे, 93 का बात करेगा तो 93 आपको मेघालय में जो है सिमसांग नदी है उस पर है। फिर उसके बाद अगर 98 का बात करेंगे तो आपको जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश का सतलज नदी है उस पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वेतन भत्ता, मतलब इनके वेतन और भत्ता का बात होता है, तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपको 97 में इसके बारे में क्या किया गया, जिक्र किया गया, भाग 5 में इसके बारे में जिक्र किया गया। कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान शिक्षा को संचालित करने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 30 जो है आपको पता होगा, क्योंकि 24 जो है और 26 जो है ये आपको 22, 23, 24, 25, 26 आप जानते होंगे है ना, 22 से लेकर के 25 तक जो है वह आपको क्या नाम है, एक मिनट, 14 से 18 जो है वो आपको स्वतंत्रता का बात, समानता का बात कर देता है, 19 से 22 स्वतंत्रता का बात कर देता है, और 19 से 22 फिर 23, 24 जो है वो आपको 23 और 24 जो करेंगे तो वह शोषण के विरुद्ध बात कर देता है। फिर 25 से 28 जो है, यानी 25 ये स्वतंत्र शोषण के विरुद्ध हो गया, 25 से 28 जो होता है वो आपको धार्मिक अधिकार हो जाता है, 32 जो है वो रेमेडीज़ का बात कर देता है यानी कि उपचार का, और 30 जो है वो आपको स्वतंत्र रूप से आपको अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने को अधिकार देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात करता है अनुच्छेद 214। और हालांकि 231 के तहत कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य को मिलाकर के भी एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 231 कहता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा।
प्रथम वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश के 22/11/1991 द्वारा अध्यक्षता की गई। इसका कौन थे, तो ये किसकी अध्यक्षता में, केसी नियोगी की अध्यक्षता में जो है ये किया गया था 22 नवंबर 1991, केसी नियोगी, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया। भारत संग्रहालय अधिनियम जो पारित किया गया वो 1910 में किया गया था। भारत संग्रहालय अधिनियम जो पारित किया गया था 1910 में किया गया था। और उस समय भारत, पता होगा कि आपको, राजधानी जो था भारत का वो कहाँ था, कोलकाता था, आप सभी जानते भी होंगे। उसके बाद जापान की संसद कहलाती है। जापान की संसद जो है नेशनल डाइट कहलाती है, नेशनल डाइट कहलाती है। उसकी दो हाउस है, प्रतिनिधि सभा और पार्षद सभा, है ना, पार्षद सभा और प्रतिनिधि सभा है। तो लेकिन वहाँ के संसद को क्या कहते हैं, वहाँ के संसद को नेशनल डाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम भारत के संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था, तो भारतीय संविधान के गठन जो है वह एम एन रॉय ने रखा था 1934, आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। भारत सरकार के मध्य विवादों का निपटारा करना, सरकार को नियंत्रित करने के लिए मार्गदर्शित करना, सरकार को चयन करना, कानून का ये करना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवाद निपटान करने के लिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्या नाम है, कहाँ पे है, हाँ, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब सम्मान करना हमारे भारत के मौलिक कर्तव्य के पहला मौलिक कर्तव्य में ये शामिल है। कुल भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद संबंध संघ और राज्य क्षेत्र से है, संघ और राज्य क्षेत्र से 1 से लेकर के 4 तक है, आप पता होना चाहिए। 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मौलिक अधिकार और 36 से 51 डीपीएसपी से संबंधित है। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया। बाकी यहाँ से आपको आगे सर लेके चलेंगे। कल फिर हम लोग मिलेंगे 55-56 के साथ। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक। अपनी तैयारी को मजबूत करिए, अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। मिलते अगले वीडियो में। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। नमस्कार, सेट 54 में तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत सारे सेट का आपको एनालिसिस मिल चुका है। तो जो भी लोग ऊंची उड़ान में अभी जस्ट जुड़े हैं तो वो प्लीज़ पहले वाले जितने भी एनालिसिस हैं उसको जा कर के देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न इसी सेट से आएंगे और यही एक उद्देश्य रखा गया है कि आपके क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा आएँ और आप उस एग्ज़ाम के वो बहुत जल्दी क्रैक कर ले। यही उम्मीद के साथ हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत की थी और आप लोगों ने बहुत अच्छा इसमें पहल भी किया है, ठीक है। तो हम लोग अर्थशास्त्र के पोर्शन को देखते हैं, फिर इतिहास के पोर्शन को देखेंगे। तो अर्थशास्त्र का सवाल है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि के परिणामित नहीं हो पाता है, ठीक है। किसके कारण नहीं हो पाता है, तो ध्यान रखिएगा कि उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के अंतर्गत नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी पूंजी निर्माण में जो बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि है वो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण नहीं हो पाता है। हाँ, अगला प्रश्न की मुद्रास्फीति, पता ही है सतत वृद्धि जब होती है अर्थव्यवस्था में, के विषय में असत्य कथन बताने हैं आपको। कौन सा कथ्य असत्य है, ठीक है, सत्य नहीं बताना है आपको, असत्य बताना है। क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ये बात तो एकदम से सही है। बी नंबर पढ़ते हैं, फिर सी पे आते हैं। मुद्रास्फीति के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों का भी ध्यान रखा जाता है। एकदम सच बात है कि मुद्रास्फीति को माप करने के लिए कुछ खुदरा कीमतों का ध्यान रखा जाता है। मुद्रास्फीति की दर नीचे जाने का तात्पर्य यह है कि कीमतों का घटना, अगर वृद्धि मतलब है कि ऊपर होना, और जब नीचे गिरेगा, जब मुद्रास्फीति की दर नीचे आएगी तो कीमतों में क्या आएगा, गिरावट आएगा। यह भी बात एकदम सही है। तो कौन सा सख्त गलत है, तो मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य पर की जाती है। ना सर, ये होलसेल प्राइस पे नहीं, ये कंज्यूमर प्राइस पे किया जाता है। ऐसा ही सवाल आपको एक बारी और मिला था और हम लोगों ने इसका अच्छे से आंसर लिया था कि ये थोक मूल्य पे नहीं, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स पे नहीं होता है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे होता है। इसी कारण से बी नंबर असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ थोक मूल्य लिखा हुआ था। उपभोक्ता मूल्य होता तो सर सही हो जाता। 43 नंबर कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित समिति देया की प्रथम बैंक कौन थी, तो ये अवध कॉमर्शियल बैंक थी। याद रखिएगा, अवध कॉमर्शियल बैंक हमें देखने को मिलता है सबसे प्रथम बैंक। 1881 में इसकी स्थापना की गई है और स्थापना जो फैजाबाद में देखने को मिलता है, ठीक है। स्थापना फैजाबाद अवध के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला बैंक जो है वो अवध कॉमर्शियल बैंक होगा, ठीक है। फैजाबाद आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारतमाला परियोजना से भारतीय
भारत में निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो इससे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है, याद रखिएगा। ये जो भारतमाला परियोजना है ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, तो इस कारण से इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन वर्तमान में भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो तेल कंपनियों का निर्धारण तेल कंपनियां करती हैं। तेल की कीमतों का निर्धारण जो है वो तेल कंपनियां करती हैं, और क्या मूल्य होगा ये सब का निर्णय यही तेल कंपनियों के द्वारा लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पहले ये पेट्रोल मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन अब तेल की कंपनियां ही इसका मूल्य निर्धारण करते हुए हमें नजर आती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सीमा शुल्क। मनोरंजन कर तो पहले केंद्र सरकार की आय का स्रोत ही नहीं है, वो राज्य सरकार की आय का सोर्स है। उत्पादन शुल्क भी नहीं होगा। सबसे बड़ा कर जो होता है वो कॉर्पोरेट कर होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा अगर कोई स्रोत माना जाता है तो वो कॉर्पोरेट कर माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, कॉर्पोरेट कर। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? किनके कारण उदारीकरण आया है? याद रखिए कि अग्रदूत किन्हें कहा जाता है, किनके शासनकाल में आए हैं, कौन प्रधानमंत्री हैं, उसको हम लोगों ने पहले ही जिक्र कर लिया था। ठीक है, याद करिए, हम लोगों ने पहले ही 1951 में प्रधानमंत्री जो है उनका जिक्र, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि उदारीकरण के अग्रदूत कौन है, किनको पॉइनर माना जाता है, किनके कारण ये उदारीकरण नीति आती है। और साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन भी आ रहा है, निजीकरण भी आ रहा है, साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन भी आ रहा है, वैश्वीकरण भी आ रहा है। तो ये उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के सिद्धांत का अग्रदूत किन्हें माना जाता है? तो ये जो अग्रदूत है वो मनमोहन सिंह को माना जाता है। बड़ा ही इजी सवाल है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे सर, लेकिन यहाँ सवाल है कि अग्रदूत कौन है, कि इन्होंने इस अर्थव्यवस्था को लाया है, पॉइनर कौन है? तो वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह है, तो याद रखिएगा। ठीक है, भारत में बीमा क्षेत्र, ठीक है, तो वहां याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव, बहुत सारे बच्चे का आंसर है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव आंसर नहीं होगा। आंसर जो है हमारा अग्रदूत बोला गया है, तो वो मनमोहन सिंह हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, 48 नंबर कि भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है? तो बीमा क्षेत्र जो है IRDA के द्वारा, IRDAI, ठीक है, IRDAI के द्वारा नियमित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर IRDAI होगा। राजकोष नीति, राजकोष नीति किससे संबंधित है? तो ये जो राजकोष नीति है भारत की सरकार की प्राप्ति और व्ययों से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये भारत की राज्य की जो सरकार की जो प्राप्ति है उससे संबंधित हमें देखने को मिलता है। 50वां नंबर क्वेश्चन, IMF 1944 में इसकी स्थापना हुई थी USA में, याद रखिए 1944 में IMF की स्थापना की गई है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनेटरी प्रोफाइल्स, IMF, इंटरनेशनल मशीन फंड, इंडियन मनी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, जिसकी USA में स्थापना होती है 1944 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, 1944 में इसका गठन किया जा रहा है USA में। इस चीज को भी आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। बलबन, अब इतिहास के पोर्शन आ रहे हैं, यहाँ से इतिहास का सवाल शुरू हो रहा है। अर्थव्यवस्था का सवाल खत्म हो चुका है, अब इतिहास के सवाल पे आ रहे हैं कि बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन की उपाधि जो है उन्होंने उलुग खां के द्वारा बलबन की उपाधि धारण की गई थी। रजिया सुल्तान के बाद हमें सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में देखने को मिलते हैं बलबन। ठीक है, और बलबन की जो उपाधि है वो हमें देखने को मिलता है उलुग खां। ठीक है, उनके द्वारा ये किया गया है। 52 नंबर का सवाल, 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खिसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ये जो विद्रोह है वो बहुत ज़्यादा बुलंद करते हुए नजर आए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नसरुद्दीन खिसरो के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, उसको विद्रोह को बहुत ज़्यादा तेज बनाया है। ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, 53 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में अक्सर देखा जाता है? बहुत इजी सवाल है। हड़प्पा सभ्यता, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यताओं में जो नगरीय सभ्यता है इसमें हमें देखने को मिलता है कि मोहरे बना करती थी।
मोहर क्या होता था ये बता दे कि अगर आपने किसी भी सामान को दूसरे जगह अगर भेजा है तो ये सामान सही ढंग से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। आज भी आप जब कभी एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम को में सील मारा जाता है, मोहर मारा जाता है, ताकि अगर खुल जाए तो पता चल जाए कि ये एग्ज़ाम पेपर कहीं पढ़ लिया गया है। वैसे ही अगर पुराने समय में कोई आदमी व्यापार करते थे तो वो सामान सही ढंग से पहुंच जाए इसके लिए मोहर मारी जाती थी। दूसरा कारण ये होता था कि ये मोहर इसलिए मारा करते थे ताकि उसमें एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, एक मोहर में किसी चीज़ का चित्र हुआ करता था। मेरा मान के चलिए कि एक चित्र है बैल और आपका चित्र है गाय, ठीक है, तो हमको आपका चित्र पता है, अगर आपका सामान मेरे तक पहुंचेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये आपके द्वारा दिया गया है क्योंकि उसमें आपका चित्र है, ठीक है। तो सेंडर जो भेज रहे हैं उनका भी पता चल जाता था उस मोहर देखने के बाद ही। हमें यहाँ पे बहुत सारे मोहरों में बहुत सारे चिन्ह मिली है, लेकिन किनका अभी इस ऑप्शन में बताना है। लोमड़ी हमें देखने को नहीं मिला, हिरन भी नहीं मिले हैं, शेर भी नहीं मिले हैं, हमें सांड देखने को मिलता है कि वहाँ पर था, ठीक है। तो मोहर जो है हड़प्पा सभ्यता में वो हमें सांड का अक्षर देखने को मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी नंबर होगा। अकबर के शासनकाल के दौरान वह कौन सी भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों तक बंजर रखी जाती थी? बता दे कि अकबर के शासनकाल में हमें अकबरनामा देखने को मिलता है और अकबरनामा में एक किताब है आईने अकबरी, जिसकी रचना आईने अकबरी की रचना जो है वो अबू फजल के द्वारा किया गया है। प्लीज़ ये याद रखिएगा, अबुल फजल के द्वारा किया गया है। अबू फजल के द्वारा ये इसकी किताब लिखा गया है। इस अबू फजल के किताब में हमें यहाँ पर भूमि का वर्णन देखने को मिलता है कि अकबर के जो वित्तीय मंत्री थे जिनका नाम टोडरमल था, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। 4 तरीके की भूमि थी, याद रखिएगा। एक पोलज भूमि था, एक परती भूमि था, एक चाचर भूमि थी और एक बंजर भूमि था। ये 4 वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है अकबर के शासनकाल में। पोलज भूमि वो होती थी जिसमें अक्सर खेती हुआ करता था। परती भूमि वो होती थी जिसको एक साल के लिए छोड़ दिया गया हो। और चाचर भूमि ऐसी होती थी जो 3 से 4 वर्षों तक खाली रहता था। और बंजर भूमि ऐसी भूमि होती थी जो 5 साल से अधिक खाली पड़ा हुआ है, उसे बंजर भूमि कहा जाता था। यहाँ पर सर सवाल क्या है कि कौन सी भूमि ऐसी है जो 3 या 4 साल तक बंजर छोड़ी जा रही है? तो क्या होगा? तो आंसर होगा चाचर, ठीक है। तो याद रखिएगा चाचर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ सवाल 3 या 4 है। 5 वर्ष से अधिक होता तब बंजर हो जाता, लेकिन यहाँ सवाल था 3 से 4 वर्षों तक किसको छोड़ा गया है? तो वो चाचर को छोड़ा जाता था। प्लीज इसको याद रखिएगा, इसका आंसर चाचर होगा। 55 नंबर का सवाल, 55वां नंबर कि वेनुवन बिहार बौद्ध मध्य निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, तो वेनुवन हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें वेनुवन जो है हमें त्रिपुरा में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा होगा, ठीक है। वेनुवन जो बौद्ध मत है, ठीक है, वो हमें त्रिपुरा में देखने को मिलता है, ठीक है। बाद में इन सारे मतों के ऊपर आक्रमण किया जाता है जब इस्लाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, इस्लामी आक्रमण जब हो रहा है उसके बाद, ठीक है। 56 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? बता दें, हमें जैन धर्म में 5 व्रत देखने को मिलते हैं और इसमें अहिंसा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और आप जब जैन धर्म को पढ़ते हैं तो आपको 24वें तीर्थंकर का नाम याद होना चाहिए महावीर, 23वें का नाम याद होना चाहिए पारसनाथ, पहले का नाम याद होना चाहिए ऋषभदेव, ठीक है। तो याद रखिए कि इसमें अहिंसा का वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है? तो सूत्र कटांग सूत्र में देखने को मिलता है। और प्लीज एक चीज को और याद रखिएगा कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी देखने को मिल रहा है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर कल दिन सवाल बनता है किसी भी सेट में कि 16 महाजनपद की जानकारी हमें जैन के किस साहित्य में देखने को मिलती है, तो आंसर क्या होगा? भगवती सूत्र, ठीक है। तब आंसर होगा भगवती सूत्र। उपनिषद शब्द में उप का क्या मतलब होता है? उप मतलब क्या होता है, ठीक है। बता दे कि उपनिषद की रचना कब की जाती है? उपनिषद की रचना तब की जाती है जब वेद बन करके तैयार हो जाता है। जब वेदों को पढ़ाया जाता है तब बहुत सारे गुरु शिष्य को समीप बैठा करके पढ़ाते हैं। तो उप मतलब क्या होता है? समीप, निकटता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उप मतलब होता है निकटता, समीप। और
उपनिषद मतलब होता है बैठना। जब कभी भी आप गुरु के निकट आकर के वेदों को पढ़ना शुरू करते हैं तो उपनिषद उसी को कहा जाता है। और अगर सवाल बनता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा हमें उपनिषद की संख्या 108 देखने को मिलती है। ठीक है, उपनिषद की संख्या 108 है। उप का जो मतलब है वो क्या है? उप का मतलब है निकट, निषद का मतलब है बैठना, मतलब समीप बैठना को ही क्या करते हैं? उपनिषद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा हुआ है? कहाँ पर हमें शिल्प उत्पादन देखने को मिलता है? तो वो मांडा में हमें देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, हमें सॉरी यहाँ पे शिल्प उत्पादन पूछ रहे हैं, तो शिल्प उत्पादन जो है वो हमें चांद उदारों में देखने को मिलता है। ठीक है, चांद उदारों में देखने को मिलता है शिल्प उत्पादन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से, अच्छा मांडा होगा, सॉरी उसमें मांडा होगा, ध्यान रखिएगा, डी नंबर होगा। आते हैं 59 नंबर में। 59 नंबर में निम्नलिखित में से 1947 में हैदराबाद के निज़ाम कौन थे? तो उस्मान अली हैदराबाद के निज़ाम थे। और ये भी याद रखिएगा कि हैदराबाद ही हमें देखने को मिलता है जो सहायक संधि पे सबसे पहले हस्ताक्षर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल होगा वो क्या होगा? वो होगा हैदराबाद के 1947 में जो है उस्मान अली हैं, और 1948 तक इनका शासन रहता है। और उसके बाद फिर ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में इसको मिला लिया जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, आपको नाम याद ही होगा। भारत में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है? तो स्थानीय के जनक में किनको माना जाता है? याद रखिए 1882 में नगर पालिका शासन में लोकतंत्र की बात करते हैं ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन 1882 में नगर पालिका की भी स्थापना करते हैं। इसी कारण से स्थानीय स्वशासन की जो बात की जाती है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था? ठीक है, तो 1934 में जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और आपको बता दें 1930 में हमें देखने को मिलता है दांडी मार्च शुरुआत होती है, नमक आंदोलन होता है, सविनय अवज्ञा भी चलती है। लेकिन 1934 में गांधी जी को ये रियलाइज हो गया कि अब ये सही बैठ नहीं रहा है। उसके बाद 1934 के बाद इसको क्या कर दिया गया? पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश में मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? तो कन्हैया लाल को। ठीक है, कन्हैया लाल दत्त को अलीपुर बम के साजिश में इनको गिरफ्तार किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्हैया लाल दत्त। चंद्रनगर में इनका जन्म हुआ है, बंगाल में। ठीक है, तो याद रखिएगा चंद्रनगर के बंगाल में हमें देखने को मिलता है कि इनका जन्म भी हुआ है। राज्य की निर्देशक नीति तत्व की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? तो आप कराची प्रस्ताव जब देखेंगे 1940s में, तब आपको नजर आएगा, 1940 के दशक में आपको नजर आएगा कराची प्रस्ताव में कि हमें जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP जो है कि मतलब सरकार को जब लग जाएगा कि आप उनके पास संसाधन है तो वो नागरिक को दे देंगे। इसका जो हमें तत्व है वो हमें कराची प्रस्ताव में देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय और पश्चिम संस्कृति के मिश्रण की प्रतिनिधित्व करने वाले संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे? ठीक है, संस्कृत कॉलेज के जो प्रधानाचार्य थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, और इन्होंने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व किया और आधुनिकीकरण के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और औपचारिक रूप से 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता में स्वदेशी आह्वान किनके द्वारा किया गया था? तो ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हमें देखने को मिलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने 1905 में ये जो अध्यक्षता की है बनारस अधिवेशन की, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 2 सेकेंड रुकिएगा। एक सेकेंड, एक कॉल है जरा सा। बस कर रहे हैं। 2 सेकेंड रुक जाइए, 2 सेकेंड।
तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, इसका मैं होगा गोपाल कृष्ण गोखले। बिहार के मंजूषा चित्रकालय मुख्य रूप से किस प्राचीन महाजनपद में हमें देखने को मिलता है? ठीक है, 66 नंबर का आंसर क्या होगा? अंग। ठीक है, अंग की जो राजधानी थी चंपा थी, भागलपुर क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। मंजूषा चित्रकला जो है वो हमें भागलपुर क्षेत्र अंग में देखने को मिलता है, इसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। 67 नंबर पे आते हैं। बिहार में प्रसिद्ध हो गया 67 नंबर। बिहार में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1786 में अंग्रेजों के द्वारा गोल घर का निर्माण किया जाता है। और इस गोल घर में हमें क्या देखने को मिलता है कि इस गोल घर की जो रचना है, गोल घर जो बनाया जा रहा है, ये बिहार में बंगाल में 1770 के जो अकाल आई है उसी के बाद 1770 से 80 के दशक में जो अकाल आई है उसी के बाद गोल घर की रचना की जाती है, गोल घर का निर्माण कराया जाता है। और इसमें जो है अन्नगार क्या बात किया जाता है कि कभी भी ऐसी स्थिति ना आ जाए जो बंगाल में हमें देखने को मिलती है, इसी कारण से गोल घर बनाया जाता है। ठीक है, 68 नंबर पे आते हैं। 68 नंबर, हाल में ही चर्चा में रहा नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर किस अवधारणा मतलब कि कॉन्सेप्ट से बनाया गया है? तो ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस। ठीक है, मतलब कि ग्रीन कैंपस रहेगा, हरियाली रहेगी और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नेट जीरो ग्रीन कैंपस के कॉन्सेप्ट में रख करके बनाया गया है। बिहार के किस जिले में 1670 एकड़ में एक विशाल औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो ये जो मंजूरी है वो हमें गया में देखने को मिलता है कि मंजूरी गया में दी गई है। ठीक, तो गया में 170-80 के दशक में आपको औद्योगिक पार्क देखने को मिलेंगे। बिहार राज्य में आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के किसानों के लिए, आम नागरिकों के लिए बिजली गिरने से बचने के लिए कौन सा डिवाइस लॉन्च किया गया है? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये देखने को मिलता है, एक ऐप लाया गया है नीतीश, जो कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जो वज्रपात होता है, जो थंडर्स गिरते हैं, उनसे बचने के लिए ग्रामीणों के लिए एक ऐप डिवाइस इंस्टॉल किया गया है, नीतीश करके वो ऐप है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बी। 71 नंबर से जितने भी प्रश्न हैं वो विज्ञान और गणित के प्रश्न हैं, वो आपको मनोज सर अपने साथ आगे लेकर के चलेंगे। तो अपने पढ़ाई को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए और ऊंची उड़ान के साथ आप जुड़े रहिए, ताकि हम लोग यूं ही आपके साथ सेट को लेते आएँ। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के इस सफलता सीरीज में। तो दोस्तों अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 54 का साइंस वाला पोर्शन। इससे पहले आदित्य सर और सुमित सर ने आपको बहुत ही शानदार तरीके से अन्य सब्जेक्ट कवर करा दिए होंगे और अभी हम लोग साइंस देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को बता दें कि अभी हमारे ऊंची उड़ान के द्वारा आप सभी के लिए करंट अफेयर का एक सीरीज स्टार्ट हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बिहार एसआई हो, एईडीओ हो, बिहार कांस्टेबल हो या बिहार एसएससी हो, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो उस करंट अफेयर को ज़रूर से ज़रूर देखें जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए एकदम तरह से खरा सोना साबित होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का साइंस का पोर्शन। हमारा पहला साइंस का क्वेश्चन और इस सेट का क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? तो किसी नियम के अनुसार ओके, स्थिर ताप पर गैसों का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ क्या कह रहा है? स्थिर ताप पर गैसों का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किस में होता है? तो बॉयल के नियम में होता है। ठीक है, बॉयल के नियम में। अब बात करें ग्राहम के नियम का, तो ग्राहम का नियम किससे संबंधित है? तो ये गैसों के विसरण से संबंधित है। ठीक है, ये गैसों के विसरण से संबंधित है, गैसों के विसरण या उत्सर्जन से संबंधित है। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? तो स्थिर दाब पर जो आयतन होता है, आयतन वो तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, तापमान के समानुपाती होता है। ये क्या कह रहा है? तो स्थिर दाब पर जो आयतन होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, और वहीं गेल-लुसाक का नियम क्या कहता है? तो स्थिर आयतन पे, यहाँ पे स्थिर आयतन पर जो तापमान होता है, ठीक है, स्थिर आयतन पे जो दाब होता है, दाब वो तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, तापमान के समानुपाती होता है। स्थिर आयतन पे जो दाब होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। वहीं चार्ल्स का नियम क्या कह रहा है? तो स्थिर दाब पर जो आयतन होता है वो तापमान के समानुपाती होता है।
और बॉयल का नियम क्या कह रहा है, तो स्थिर ताप पर गैसों का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ग्राहम का नियम गैसों के विसरण से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है इस टाइप से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। विद्युत बल्ब के प्रकाश देने वाले पतले तार को कहा जाता है। तो विद्युत बल्ब, ठीक है, घरों में प्रयोग होने वाला जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो पतला तार अंदर बना रहता है उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। जैसे ये विद्युत बल्ब हो गया है ना, विद्युत बल्ब। तो यहाँ से एक तार जाता है, यहाँ पे एक कुंडली नुमा संरचना बनाता है, फिर आ जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट जो किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टंगस्टन का बना होता है। आगे देखते हैं तो जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो जनरेटर उपयोग में लाया जाता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। आगे बात कर लें तो लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो लैक्टोमीटर किस लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बनता है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किसे उपयोग में लाया जाता है, तो लैक्टोमीटर उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे हमारा क्वेश्चन हो जाता है -273.15 अंश सेल्सियस तापमान डैश बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये किसके बराबर होता है, तो जीरो केल्विन के, ठीक है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ठीक है, माइनस दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 273.15 अंश के, ठीक है, के बराबर 0 अंश सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, ये सब आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। 273.15 के इक्वल टू 0 अंश सेल्सियस इक्वल टू 32 अंश फ़ारेनहाइट, ये सब आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये सब आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग होता है, ठीक है। सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है, देखिएगा सूर्यास्त होने से 2 मिनट पहले ही क्या होता है, तो प्रकाश दिखने लगता है, एक तरह से प्रकाश का आभास होने लगता है। वैसे ही जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक प्रकाश का आभास होते रहता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, तो कितने मिनट बाद, तो 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद सही हो जाएगा। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अपसारी लेंस, ठीक है, एक तरह से अवतल लेंस की बात कर रहा है, अवतल लेंस। और या एक बात ध्यान रखना है कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, इसका जो फोकस होता है, फोकस वो हमेशा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक हमेशा ऋणात्मक होता है, ये हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। अब आप सभी को पता होगा कि लेंस की क्षमता, जिसे हम लोग P कहते हैं, P बराबर कितना होता है, 1/f होता है, ठीक है, P बराबर 1/f होता है। और ये है सेंटीमीटर में, जो हम लोग इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे मीटर का ही प्रयोग होता है, इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग P बराबर कैसे लिख सकते हैं, 1/0.5, ठीक है, 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 डायोप्टर हो जाएगा, 2 डायोप्टर। और हम भी बताए हैं शुरू में ही कि जो अपसारी लेंस होता है या अवतल लेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। यहाँ पे -2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं। धोवन सोडा का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, धोवन सोडा का Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O होता है धोवन सोडा का फार्मूला। यहाँ पे जल के अणुओं के बारे में पूछ रहा है कि कितने अणु मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे 10 जल के अणु मौजूद हैं, ठीक है, 10 जल के अणु मौजूद हैं, जो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे की बात कर लें तो क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो जो क्लोरीन गैस होता है, ठीक है, क्लोरीन गैस,
यहाँ पे चूना, चूना प्लस जो क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस के क्रिया से निर्माण होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। और बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस जो टार्टरिक एसिड होता है वो संयुक्त रूप से उसे हम लोग कहते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaCO3। और धुलाई सोडा क्या होता है, तो धुलाई सोडा वही होता है Na2CO3.10H2O। अभी जो हम लोग ऊपर देखे हैं, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जैसे कि क्या होता है, घर में हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो वो क्या करता है, उसका विसरण होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, इसलिए उसका जो गंध होता है पूरे कमरे में फैल जाता है, ठीक है। कोई भी गंध होता है, गंध सुगंध हो, वो पूरे कमरे में इसी प्रक्रिया से फैलता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है। तो ये जो होता है वो विसरण के माध्यम से होता है, इसे हम लोग विसरण कहते हैं, ओके, विसरण कहते हैं। ये तो रक्त में होता है परिसंचरण, गैसीय विनिमय ये तो हालांकि फेफड़ों में होता है। और परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। कार की बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो कार की बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग अम्लों का राजा, अम्लों का राजा भी कहते हैं, या इसे रसायन का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पे होता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग की बात कर लें तो ये खास करके जो उर्वरक होता है, उर्वरक और विस्फोटक पदार्थ में प्रयोग किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ में और उर्वरक में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। वहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो हमारे पेट में पाया जाता है, ठीक है, ये पेट में पाया जाता है और ये पाचन में सहायक होता है, और खास करके जो भोजन के साथ या हवा के साथ, खास करके भोजन के साथ, ठीक है, भोजन के साथ जो बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीव हमारे पेट में जाते हैं तो उनको नष्ट करने का कार्य यही करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ही मजबूत एक तरह से पाचक एंजाइम ही होता है। और बात करें तो जब भी उल्टी वगैरह वोमिट वगैरह होता है तो बाहर निकलता है एक तरह से, तो क्या होता है, बहुत तेज जलन होता है नाकों में, मुंह में, जो जलन होता है तो इसी के कारण होता है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। और ये कार्बोनिक अम्ल की बात कर लें तो सोडा वाटर जो बनाया जाता है, सोडा वाटर, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हीरा कार्बन का डॉट डॉट है, हीरा कार्बन का क्या है, तो हीरा जो कार्बन का है वो अपर रूप हो जाता है, ठीक है, अपर रूप हो जाता है। बहुलक क्या होता है, तो ये जटिल जटिल अणुओं का जटिल अणुओं का श्रृंखला होता है, ठीक है, जटिल अणुओं का श्रृंखला होता है, वो बहुलक होता है। खास करके जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक वो एक प्रकार का बहुलक होता है, प्लास्टिक जो होता है वो बहुलक होता है। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। तांबा उसमें 70% पाया जाता है और जस्ता वो 30% पाया जाता है। अब बात कर लें तांबा और टीन, ये किसका मिश्रण है? ये कांसा का मिश्रण हो जाता है, कांसा का। और ये तांबा एल्यूमिनियम जो होता है ये रॉड गोल्ड का होता है, रॉड गोल्ड का, रॉड गोल्ड जो होता है, रॉड गोल्ड, उसका मिश्रण होता है तांबा और एल्यूमिनियम। और तांबा और लोहा ये किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होता है। खाने का सोडा है, खाने का सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। खाने का सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। और धुआं सोडा होता है वो क्या होता है? तो धुआं सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हालांकि ये, और ये सल्फेट हो जाता है, तो सल्फेट हालांकि ये कार्बोनेट नहीं है। अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह के उच्चावच रूपांतरों के घिस जाने की परिघटना का क्या नाम है? अभी आप अरावली पर्वत को सुर्खियों में देख रहे होंगे, ठीक है, सुर्खियों में,
लंबे समय की अपर्दन क्रिया के माध्यम से ये सब घटनाएं होती हैं कि जो ऊंचे पर्वत पहाड़ होते हैं वो धीरे धीरे वर्षा से, तापमान परिवर्तन या अन्य कारणों से धीरे धीरे उनमें घिसावट आती है और उनकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो जाती है। ऊपर की जो अभी पदार्थ होते हैं वो नीचे चले जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, उसी घटना को कह रहा है यहाँ पे कि अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह के ऊंचावच रूपांतर, जो ऊंचावत होते हैं, ऊंचावच रूपांतरण के घिस जाने की परिघटना का नाम क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं तल संतुलन। तल का संतुलन होता है। ठीक है, जैसे ऊंचाई खूब होता है, बारिश हुआ या लंबे प्रोसेस के बाद अपर्दन जो होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की मिट्टी या पदार्थ जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तल संतुलन कहते हैं। तल संतुलन। बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम क्या है? तो बिल्ली प्रजाति में बहुत सारे जो शेर होते हैं, बाघ होते हैं, तेंदुआ होते हैं, ब्लैक टाइगर, बहुत सारे चीज आ जाते हैं। ठीक है, चीता वगैरह। ये किस प्रजाति के हैं? तो ये सब फेलाइन प्रजाति के हो जाते हैं। फेलाइन प्रजाति के हो जाते हैं। और बकरी से संबंधित भेड़, बकरी ये सब होती हैं वो कैप्रिन हो जाती हैं। ठीक है, कैप्रिन हो जाती हैं। कैनाइन जो होती है, कैनाइन ये कुत्ता से संबंधित है, कुत्तों की प्रजाति जो होती है वो इससे संबंधित है। बोनाइन जो होती है ये गाय बैल जो होते हैं। ठीक है, भैंस नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गाय और बैल की जो प्रजाति होती है वो इससे संबंधित होती हैं बोनाइन से। कैनाइन से कुत्तों वाली प्रजाति जितने भी रहते हैं वो संबंधित होते हैं। कैप्रिन में ये बकरियों की प्रजाति संबंधित रहती है और फेलाइन में बिल्ली प्रजाति। ठीक है, बिल्ली प्रजाति, टाइगर, चीता, शेर, ये सब उसमें शामिल रहते हैं। आगे देख लेते हैं। डैश के 3 सक्रिय रूप हैं, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक अम्ल। तो रेटिनॉल एक तरह से बात करें तो ये किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए से संबंधित है। ये तो बहुत आसान हो जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी को तो थायमिन या राइबोफ्लेविन, बहुत सारे इसके रूप हैं। ठीक है, 7-8 प्रकार के विटामिन बी होते हैं। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखानों के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री या कारखाना किसको हम लोग कहते हैं? तो राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और कोशिका का पावर हाउस जो कहते हैं, पावर हाउस, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पावर हाउस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। हरित लवक तो हरा की प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से। गोल्जी काय क्या काम करता है? तो ये प्रोटीन की पैकेजिंग वगैरह का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है। आगे बात कर ले तो पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको एक तरह से यहाँ पे किसकी बात कर रही है? तो ऊर्जा निर्माण की। अगर गौर से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊर्जा निर्माण, भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहाँ पे श्वसन क्रिया भी होती है जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ये कहाँ होती है? तो ये कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और यहाँ पे तो अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसकी छटैया किया जाता है। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि क्या पेड़ पौधे रात के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं? तो नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, रात के समय जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। इसलिए ऐसा सलाह दिया जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, पेड़ के नीचे सोने से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में चला जाता है जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो ये दिन में ही, प्रकाश में ही, हालांकि ये क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। जो पौधे होते हैं वो दिन में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। आगे देखें तो अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? कोख यानी गर्भाशय की बात कर रहा है। ठीक है, कोख को हम लोग क्या कहते हैं? गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय कहते हैं कोख को।
तो जो अंडा, अंडा कहाँ से आता है? अंडाशय से आता है, ठीक है। और किसके माध्यम में? गर्भाशय में जाता है। तो हालांकि अंडा गर्भाशय में नहीं जाता है, जाइगोट बनने के बाद ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिंब वाहिनी होती है, फैलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, महिला में अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से क्या होता है? तो अंडा फैलोपियन ट्यूब के आधे में पहुंचता है और इधर से शुक्राणु पहुंचते हैं और दोनों वहाँ पे क्या करते हैं? तो जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा भ्रूण का निर्माण करते हैं और वो फिर वहाँ पे जाइगोट जब बन जाता है उसके बाद से वो कोख में आता है, यानी कि गर्भाशय में आता है बच्चा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। वास्ट डिफरेंस ये पुरुषों में जो हालांकि नलिकाएं होती हैं जो शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती हैं, शुक्राणु को ले जाने का जो कार्य करती हैं, यही है वास्ट डिफरेंस। जो नलिकाएं होती हैं पुरुषों में, जो शुक्राणु ब्रीसर से शुक्राणु लेके जाती हैं, ठीक है, उसे हम लोग वास्ट डिफरेंस कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है? तो गर्भाशय और एक तरह से बात करें योनि के बीच का जो हिस्सा होता है, हम लोग उसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, ठीक है। और गर्भाशय तो हालांकि आप लोग को पता होगा, जिसमें बच्चे का पालन पोषण होता है। आगे देख लेते हैं। तो विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। तो ये किसका सिद्धांत? चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत हो जाता है, ठीक है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने ये लैमार्क ने दिया था। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, ठीक है, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत हालांकि लैमार्क ने दिया था। मेंडल ने अनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था, इसलिए इनको अनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑल्फैक्टरी शब्द जो होता है, ऑल्फैक्टरी, वो गंध से संबंधित होता है, गंध से संबंधित होता है। दृष्टि ऑप्टिक्स से संबंधित होता है और श्रवण ऑलिवेटरी से संबंधित होता है। ऑलिवेटरी से श्रवण संबंधित होता है, ऑप्टिक्स से हालांकि दृष्टि संबंधित होता है, और यहाँ पे ऑल्फैक्टरी दिया है उससे गंध संबंधित होता है। आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप उपयोग में लाया जाता है वो किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। ये सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। WWW का आविष्कार किसने किया था? तो WWW का आविष्कार किए थे टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने WW जो हम ये लिखते हैं ईमेल एड्रेस में, तो हालांकि ये नहीं रहता, लेकिन वेबसाइटों में WW का प्रयोग किया जाता है। तो उसका आविष्कार जो किए थे ये कंप्यूटर की हालांकि पहचान के लिए होता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। बिल गेट्स की बात करें तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से ये संबंधित है। उसके संस्थापक हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का पिता इनको कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा, गूगल के सीईओ, गूगल के ये सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। आगे देख लेते हैं। अब मैथमेटिक्स आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का HCF ज्ञात करना है। HCF देखिए यहाँ पे HCF अगर पूछे तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर के अंकों का HCF निकाल देते हैं और नीचे के अंकों का LCM निकाल देते हैं, ठीक है। इसका हम लोग LCM निकाल देंगे और इसका HCF निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इन सब का HCF क्या होगा? 2, 4, 8 और 10 का HCF जो होगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। वैसे आप लोग को पता ही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही इसमें है, दूसरा तो होगा नहीं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसका LCM जब हम निकालेंगे LCM, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 315। 3, 9, 15 और 21 का LCM जो निकलता है वो हो जाता है 315, ठीक है, 315। और ये किस में है? तो ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। और एक बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अगर यहाँ पे HCF के जगह पे LCM दे दे, तब हम क्या करेंगे?
तो हम लोग उस कंडीशन में इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, एलसीएम निकाल देंगे, और इसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ। तो इसका आंसर क्या हो जाता, तो एलसीएम हम लोग निकाले हैं तो 315 आया है और एचसीएफ 2 आया है, तो ये आंसर आ जाता। किस कंडीशन में, जब एचसीएफ के जगह पे एलसीएम लिखा रहता तो, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, काफ़ी कई एग्जामों में देखने को मिला है। तो हमारा लेकिन यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 1368 को 5:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है, तो अधिक भाग वाली राशि रुपए में ज्ञात करना है। तो कौन सा अधिक भाग वाला राशि हो जाएगा बुआ, तो देख लीजिए 1368, बहुत आसान मैथमेटिक्स है। 1368 इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8, 8 भागों में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1368 को हम लोग 8 भागों में डिवाइड करेंगे, और उसमें से बड़ा वाला भाग क्या है, 5 है, ठीक है, और वही हमको ज्ञात करना है, तो गुणे 5 कर देंगे। तो 8 एकम में 8, 8 सत्ते 56, 8 एकम में 8, ठीक है, 5 एकम में 5, 5 सत्ते 35, और 5 एकम में 5 3 8, इतना हमारा 855 आंसर आ गया, जो किस में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो बउआ ये एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, बटे करके एलसीएम निकाल देंगे, तो ये भी क्वेश्चन आसानी है। तो इसको 1/20, 1/24 प्लस 1/30 करेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाना चाहिए, तो 20 24 3 चौक 12, 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। 20 25 100, 20 छक्के 120, 24 25 120, 3 चौको 120 यानी 30 चौको 120, 6 5 11 4 15। अब 120 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 बटे 120, ठीक है, 15 बटे 120, 8 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी सब मिलके, तीनों मिलके इस कार्य को 8 दिन में कर लेंगे, ठीक है, 8 दिन में कर लेंगे। अब आगे देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से न्यास हो रहा है, यानी घाटा हो रहा है, ठीक है, न्यास हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि उसका वर्तमान मूल्य 12,288 है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, इसको क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, तो x था। अब हर वर्ष 20% न्यास हो रहा है, यानी 80/100 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको मिनिमाइज में रूप में लिखें हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, 4/5 ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे 80/100 है ना। इसको काटेंगे तो 4 बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधे 4/5 लिखते हैं, तो लगातार 3 साल तक होता है, तो 4/5 गुणे 4/5 3 बार लिख देंगे, ठीक है। अब बचता कितना है, तो 12,268 बचता है, 12,288 बचता है कि नहीं। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए 4 चौको 16, ठीक है, इसको कट कीजिएगा तो सीधे यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। 24,000 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको इस रूप में भी कई लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे, मतलब अभी शुरुआती मैथमेटिक्स रहता है तो इसमें काटने में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको सीरियल वाइज रूप में लिख लेते हैं। देखिए ये इसके साथ गुणा हो जाता है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 12,288 है ना। अब बटे 4 गुणे 4 गुणे 4 कर देते हैं, यानी x बराबर, इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसको कट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 24,000। आगे देख लेते हैं, एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज दर 2% अधिक होता तो इन 4 वर्षों में निवेशित राशि पे 640 रुपया अधिक ब्याज मिलता। 640 रुपया अधिक ब्याज किस कंडीशन में मिलता, जब ब्याज दर 2% अधिक होता, ठीक है, 2% अधिक होता। समय कितना है, 4 वर्ष ही है, तो सीधे 4 वर्षों में 2% प्रति वर्ष की दर से कितना ब्याज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8%, ठीक है, और 8% बराबर हो जाता है 640, ठीक है, 640, 8% बराबर 640 है। तो इसको कट करेंगे
तो यानी 1% निकल जाएगा। 8 8 64 80। 80 बराबर कितना हो गया? 1% बराबर 80 हो जाता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो इस पर 2 जीरो लगा देंगे, हो गया हमारा आंसर 8000 हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस तरह से आज का हमारा डिस्कशन समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।